तो भाई अब जो बात करने वाले हैं हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की। किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला। भाई ये डिस्टेंस फॉर्मूले की ज़रूरत आपको कहाँ पड़ेगी? देखो होता क्या है, आपको पोजीशन वेक्टर, जब आप दो पोजीशन वेक्टर दे रखे होंगे और उनके बीच में आपसे डिस्टेंस मालूम करना पड़ेगा आपको। जैसे मानो एक आपको ये दे रखा है पोजीशन वेक्टर, ये है मान लो r1 वेक्टर जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। दूसरा मान लो दूसरा पोजीशन वेक्टर ये है r2 जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2, y2, z2। अब तुमसे पूछा गया यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालो, इसकी ये दूरी निकालो। तो इसके लिए फॉर्मूला जो यूज़ करा जाता है वो यूज़ करा जाता है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको मैं डी से दिखा रहा हूँ। और डिस्टेंस फार्मूला हम कैसे डिस्टेंस निकालते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को करते हैं कि मैं क्वेश्चन लिख के आपको दे देता हूँ कि आपको मान लो एक क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर आपसे बोला एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं टी स्क्वायर कोमा टी, यानी कि पहला जो है वो x और दूसरा क्या है y। ठीक है, एक पॉइंट आपको दे रखा है बी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको t की पावर 3 कोमा 2t माइनस 1 कोमा 2t माइनस 1, ये तुमको कोऑर्डिनेट इसके दे रखे हैं। ठीक है, आपसे पूछा है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोल दिया? फाइंड डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एट t इज इक्वल टू 2। t इज इक्वल टू 2 पे आप डिस्टेंस बताओ a और b के बीच में। ठीक है भाई, निकालो निकालो निकालो। आज वो वाली बात भी सही हो गई कि रात को 3 बजे उठा के अगर तुमसे कहा जाए पढ़ने के लिए तो डॉक्टर बनना हो 3 बजे एक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा। ऑनलाइन वालों यहाँ पे ऑफलाइन भी पढ़ाया जा रहा है, कैमरा घुमा नहीं सकते, सेटिंग बेकार हो जाएगी नहीं तो। चलो किस तरीके से करेंगे, जल्दी करो। ला, 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 ला। रात में कितनी शांति है, ना कोई आवाज़, ना कोई पानी वाला, ना कोई बाइक। अगर बिल्कुल खामोश हो जाओ तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सॉफ्ट है ना। देख जैसे ये तन्हाई खा लेगी। हाँ भाई जल्दी निकालो यार। चलो खैर मैं बताऊँ क्या? चलो भाई देखो, करो क्या, टी की वैल्यू पुट कर दो। पहले ए के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुम टी की वैल्यू पुट करो। वहाँ पे टी की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा 4, यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आएगा 2, यानी कि ये x और ये y। ठीक, b के लिए निकालो भाई, b के लिए तुम यहाँ पे 2 पुट करोगे कितना आएगा 8, और यहाँ पे तुम 2 पुट करो, 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 तो कितना आ गया तुम्हारा 3। तो ये कोऑर्डिनेट तुम्हें मिल गए। अब ये तुम्हारा मान लो x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसको मान लो x2 हो गया और ये y2 हो गया। और अब ए बी के बीच में दूरी निकालनी है आपको, ए बी के बीच में दूरी निकालनी है। तो अंडर रूट भाई x2 कितना 8 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस ये कितना 3 माइनस 2 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा भाई? ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना 16 प्लस 1 अंडर रूट। तुम्हारा आंसर कितना आ गया? अंडर रूट 17 मीटर, जो भी रहा, जो भी यूनिट होगी। ठीक है, इस तरीके से निकाल सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप करते रहना आराम से। जैसे मान लो आपको दे रखा है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको दे रखे हैं 8 कोमा माइनस 4, एक पॉइंट तो ये दे दिया, एंड दूसरा पॉइंट दे दिया 0 कोमा ए, 0 कोमा ए। और आपसे कहा जब इन दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकाला वो था कितना 10 यूनिट था। ठीक है, आपसे पूछा फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, सॉरी स्मॉल है,
ये करते रहना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की, जिसको बोला जाता है स्लोप। तुम इसको लिख लो, बाद में कर लेना सुबह में। अगला जो टॉपिक है स्लोप। अरे जल्दी मिट। हेडिंग डाल दो स्लोप ऑफ लाइन। हेडिंग डाल दो स्लोप ऑफ लाइन। बिल्कुल आसान शब्दों में मैं बिल्कुल इसका इंट्रोडक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ। मानो कि कोई एक लाइन बना रखी है आपने, एग्जांपल के तौर पे ये कोई ग्राफ है, इसके अंदर कोई एक लाइन बनी हुई है, ये लो। आपसे पूछा गया है इस लाइन का स्लोप बताओ। मेनली क्या होता है, एक तो तरीका क्या है कि आपको बताओ थीटा, कि भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। थीटा क्या है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये पता हो तो भाई स्लोप को किससे दिखाते हैं? एम से दिखाते हैं। ये क्या होता है? स्लोप होता है। और स्लोप के लिए तुम क्या कर दो? टेन थीटा निकाल दो तो स्लोप निकल आता है। ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई मान लो तुमको इस तरीके का ग्राफ दे रखा है, यहाँ पे ये वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये क्या होता है? ये एक्स एक्सिस होता है। मान लो ये स्लोप है, ये लाइन है, इसका स्लोप तुमसे पूछा है। तो यहाँ कहीं जो होगी इसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लो x1 हो गई, यहाँ कहीं जो होगी इसकी x2 वैल्यू होगी। भाई अगर तुम यहाँ देखोगे इसकी, मान लो जहाँ पे ये x1 है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये y1 हो गई, और जहाँ पे x2 है ये जो वैल्यू है ये y2 हो गई। यहाँ पे तुम्हें गिवन होगी वैल्यू। ठीक है। तो भाई क्या कैसे निकालते हैं? भाई स्लोप निकालने का तरीका क्या? टेन थीटा क्या होता है? ये चेंज निकाल लो, चेंज इन y, और ये चेंज निकाल लो भाई चेंज इन x, है ना। अब टेन थीटा होता क्या है? टेन थीटा क्या होता है आपका? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर मतलब क्या? चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। इस तरीके से स्लोप निकाला जा सकता है। बता लो, इसे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम्पल क्वेश्चन लिखता हूँ मैं इधर। ब्रेन काम कर रहा है? हाँ, बस ब्रेन काम करना चाहिए, और अगर नहीं कर रहा तो आदत डालो। ये मान लो आपको इधर दे रखा y एक्सिस, इधर दे रखा आपको x एक्सिस, यहाँ पे वैल्यूज दे रखी हैं। ये दे रखी है 10, ये दे रखी है 20, चलो 25 ले लो इसको। इधर है 25, इधर जो वैल्यू है वो है 2, इधर जो वैल्यू है वो है 4, और जी इधर जो वैल्यू है वो है 7, और ये जो है ये है 12। इसको बोल दिया A, इससे यहाँ तक के बोल दिया B, इसको बोल दिया C, इसको बोल दिया D। अब आपसे पूछ रहा है स्लोप, फाइंड स्लोप, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन। A के लिए बताओ, B के लिए बताओ, C के लिए बताओ, और D के लिए बताओ। ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है। देखो स्लोप में एक चीज़ और याद रखो कि भाई सिंपल सा, कि भाई अगर लाइन ऐसी है, लाइन ऐसी है, तो इसका जो स्लोप होगा ना वो होगा पॉजिटिव। ठीक है। लाइन ऐसी है, इसका जो स्लोप होगा वो होगा नेगेटिव। ठीक है। इस तरीके से है तो पॉजिटिव, इस तरीके से है तो नेगेटिव। बस ये ध्यान में रखना है, ऐसे तलवार चला देनी है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब तुमसे पूछा भाई ए लाइन के लिए तुम स्लोप निकालो। ए लाइन के लिए स्लोप निकालने के लिए भाई तुम क्या कर सकते हैं? यहाँ से लेके ये चेंज देख लो, ये चेंज कितना भाई, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखो, एक्स के अंदर ये चेंज कितना 2 का, और यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखो, ये चेंज कितना 10 का। तो यहाँ से अगर स्लोप तुम निकालोगे क्या हो जाएगा भाई 10/2, यानी कितना 5। उसके लिए निकालो भाई स्लोप। भाई यहाँ पे कोई चेंज वेंज दिख रहा है भाई, बी के लिए जो स्लोप हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। भाई सीधी लाइन हो स्लोप 0, ऐसे याद रखो। ऐसे स्लोप कुछ होगा पॉजिटिव होगा, ऐसा कोई स्लोप 0 होगा, ऐसे स्लोप नेगेटिव होगा। ठीक है। इसके लिए निकालो भाई, इसके लिए निकालने के लिए तुम ये देखो, ये दूरी देखो, ये और ये चेंज देखो,
ये भाई ये चेंज निकालने के लिए तुम क्या करो, 7 - 4 कर दो, 7 - 4 करोगे तो कितना आएगा 3, और ये दूरी निकालने के लिए 25 - 10 कर दो, 25 - 10 ये कितना आ जाएगा 15, बस निकाल दो भाई, आ गया इसके लिए भाई m जो है वो कितना आ जाएगा 15/3 यानी कितना 3 × 5 = 15, ये 5 आ गया है ना। और मैंने बोला भाई इसके अंदर जब इस टाइप का हो स्लोप नेगेटिव होगा, पहले ही नेगेटिव मान लो, पहले ही नेगेटिव मान लो भाई, इससे ये चेंज और ये चेंज रख दो है ना, नेगेटिव मान लो, मान लेते हैं भाई m कितना निकल कर आना है इसके लिए भाई नेगेटिव आना है, और ये चेंज कितना भाई, ये जो चेंज है ये तो है 25 का, अपॉन में 12 में 7 गए तो कितने बचे 5, तो ये 5 बचे, तो भाई स्लोप जो आया 5 × 5 = 25 यानी कि -5 आया। इस तरह की स्लोप हम निकालते हैं। चलो भाई क्लियर। बहरहाल ये जो कहानी थी ये थी अभी तक के मैथ की। आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। कुछ बातें मैं तुम्हें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पर 9th क्लास के अंदर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से ये बातें बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बहुत से बच्चे यूट्यूब पे या ऑनलाइन ऐसे होते हैं जिनको ये बातें मालूम नहीं होती। ये मिटा दूँ, ये वाली साइड है ना, ठीक है भाई, तुम भी नोट कर लो इसको, वीडियो को रोक के चाहे। कभी कभी तुम्हें ऐसा नहीं लगता यार ये एग्ज़ाम काय को रख दिया, मतलब ये नीट वाला एग्ज़ाम, मतलब कभी मकसद पता चलता है नीट का, तो सोचा ऐसे यार नीट एग्ज़ाम नीट ही क्यों रखा, और थोड़ा इसको इस टाइप का कैसा बनाया कि बच्चों को कम से कम 14 घंटे पढ़ना पड़े, 14-16 घंटे। कभी जहन में आया है? नहीं, बच्चों को कम से कम 14-16 घंटे पढ़ना पड़ता है। रीज़न क्यों है? सीधा 12th के बाद कुछ ऐसा करते, या तो जैसे थोड़ा पैसा वैसा भर के एडमिशन ले लेते कि भाई चलो ठीक है 1-1.5 लाख में हो जाए, या एग्ज़ाम जो है थोड़ा आसान सा बना देते। मतलब इस टाइप का कैसा बनाया, मतलब एग्ज़ाम तो आसान है, सिलेबस ऐसा है, उसको कवर करने के लिए कम से कम 16 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ना 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 ना, मेन लॉजिक क्या है, रीज़न वो चलो सीटें बढ़ा दी हो जाएगा, सीटों का भी मान लिया सीटें बढ़ा दी गई, फिर भी सिलेबस यही रहेगा, सीटें बढ़ा दी जाए फिर भी सिलेबस इतना ही रहेगा, कम से कम 14-16 घंटे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेन मोटिव क्या है? डॉक्टर को मेहनत करनी पड़ती। मुद्दा यह है कि जब तुम फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे ना भाई, इतनी मोटी मोटी बुक मैंने जब देखी, मैंने अच्छा इतना, ये तो नीट का कुछ भी नहीं है। और वहाँ पे तुम जैसे जब तुम्हारा एग्ज़ाम होने वाला होगा ना, पहले तुम 6 महीने मज़े ले रहे होंगे, फुल मज़े में आपका मस्ती कट रही होगी, और जब एग्ज़ाम का टाइम करीब आएगा तो तुम वो इतनी मोटी बुक का सिलेबस कम से कम 1-1.5 महीना 3 महीने के अंदर कवर कर लोगे। क्यों पा रहा है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि तुमने यहाँ मेहनत करके गए हो। ये कुछ भी नहीं है, ये जो आप NCERT ये कुछ भी नहीं है। जब सिलेबस पूरा होगा 1-1.5 घंटा बायो की 11th-12th को निपटाने के लिए, 1-1.5 घंटा बहुत बड़ी बात बोलती मैंने रिवीजन के लिए, पूरी 11th-12th की बायो 1-1.5 घंटा ऐसे रिवीजन लगता है, ये पेज पे ही है। बच्चे जो तैयारी करे होते हैं, देखो नीट वाले दिन एग्जाम सेंटर पे ऐसे बहस करते हैं, हाँ भाई मैं इसको इतनी देर में कर लेता हूँ, इसको इतनी देर में कर लेता हूँ। और फिजिक्स क्यों रखी भाई, वो बहुत बड़ा सवाल रहता है भाई, फिजिक्स का क्या काम है वहाँ पे, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। भाई भैया तेरे सोचने की एबिलिटी एप्टीट्यूड कहाँ से डेवलप होगा, डिसीजन लेने की क्षमता कहाँ से आएगी, रटी हुई बातों पे थोड़ी ना बात चलती है। भाई केमिस्ट्री, चलो केमिस्ट्री का तो इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको केमिकल्स के बारे में पता होना चाहिए, बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ होती है, रिएक्शंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो 14 नीट को रखने का मकसद यही है कि बंदे को कम से कम इतना तो 14 घंटा वो पढ़ ले। लेकिन डॉक्टर को तो बहुत पढ़ना पड़ता है। जब फर्स्ट ईयर में पहुँचोगे ना तो तुम्हें लगेगा अरे यार 14 घंटे तो मैं यूँ पढ़ लेता हूँ, अब थोड़ा और एक्स्ट्रा कैसे पढ़ना है। तो ये आदत बनाने के लिए मेन कारण यही है। बहुत सही है, मतलब टफ नहीं है। मतलब एग्ज़ाम को अगर कोई बच्चा ऐसा समझे कि सिलेबस इतना था, सिलेबस नहीं है, कंसिस्टेंसी तेरे को क्या करना है कि मेहनत से पढ़ते जाना है। एक शेड्यूल होना चाहिए कि 14 घंटे पढ़ना है, हाँ 14 घंटे पढ़ना है। एक तो तरीका होता है चलो टाइम देख के पढ़ लो, या दूसरा तरीका क्या होता है जो मैं फॉलो करता था, खाने का टाइम निकालो, सोने का टाइम निकालो, और तुम्हारा वॉशरूम वगैरह का इसका टाइम निकालो। उसके अलावा जितना भी टाइम है तुम्हारा पढ़ाई में जाना चाहिए। उसके अलावा कोई फालतू नहीं। 1 घंटा खेलना चाहो खेल लो, अगर ये कर रहा हो तो उसके अंदर तुम्हारे 14, 16, 18, 19 जितने भी हो रहा है वो सब तुम्हारे पढ़ाई की। अगर ये आदत डाल ली तो यही आदत डली रहती है MBBS तक में, बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। खैर चलो, खैर बहरहाल मैं जो बात बता रहा था, मैं ये बता रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बातें, इसकी बातें कोऑर्डिनेट
ज्योमेट्री। और अगर भाई साहब कोई 14-16 घंटे नहीं पढ़ रहा, छोड़ दो, तुम्हारे लिए नीट नहीं है। कम से कम 14-16 घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं अगर वो कोई नहीं जी हम तो बहुत, हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, हम स्मार्ट स्टडी करते हैं, नहीं करते, आपका कैपिटल सी बनने वाला है। खैर बहरहाल मुद्दा ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई एक होती है एक्स एक्सिस, है ना, एक होती है वाई एक्सिस। भाई अब हम इस एक्सिस को मिला के एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। अब ये तो एक्स एक्सिस हो गई, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको नेगेटिव वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस का नाम होता है एब्सिसा, एक्स एक्सिस का नाम छोटी क्लास में सुनते हो क्या होता है, एब्सिसा होता है। वाई एक्सिस का नाम क्या होता है, ऑर्डिनेट, क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। भाई यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं वो 1 2 3 4 5, यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं -1 -2 -3 ये लिखे हुए होते हैं। और भाई इधर जो नंबर लिखे हुए होते हैं +1 +2 +3 इस तरीके से लिखे होते हैं। यहाँ जो नंबर लिखे होते हैं -1 -2 -3 इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, ठीक है। दूसरी बात भाई जब हम एब्सिसा और ऑर्डिनेट को आपस में मिलाते हैं, जैसे ये मैंने मिलाया, इसके कारण ये जो हमारा जो प्लेन है ना, ये प्लेन, ये जो हमारा प्लेन है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 4 पोर्शन में डिवाइड हो गया। और ये जो पोर्शन में डिवाइड होता है इनको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, वो यही क्वाड्रेंट होता है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये कहानियाँ होती हैं, ये बेसिक आइडिया हमें पहले से होता है। ऐसे कोई मतलब क्या नीट वाले को ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती, मतलब पढ़ाएं क्यों, क्योंकि सोचो 9th क्लास के अंदर पढ़ कर आते हैं। अब जो बच्चे ने 9th क्लास अच्छे से पढ़ लेगी उसको बताने की जरूरत नहीं, मतलब याद ही रहती है, हाँ ये क्वाड्रेंट होता है, ये एब्सिसा होता है, ये ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ी बहुत तुम्हें आइडिया इसके बारे में पता होना चाहिए। यहीं पर ही डिस्टेंस फॉर्मूले की बात हो जाती है जो कि हमने बात कर ली। चलो भाई ये जो है लेक्चर खत्म करेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम जो बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के बारे में, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन और ये बेसिक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वेक्टर पढ़ाया जाएगा और यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाया जाएगा। जो वीडियो तुम्हारे लिए सीक्वेंसिंग के लिए अपलोड जो करिए, मतलब वीक वाइज जो आपको रोड मैप तैयार करा गया है उसको ज़रूर देख लेना। तो आज के लेक्चर को ख़त्म करते हैं।